हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 1968 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि NEP 1968 जो है उसको पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में आपकी 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में दिया हुआ है जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। एक हमारे पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 के अंदर, एक हमारे पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 68 का उल्टा होता है 86, तो एक आई थी हमारे पास में 1986 के अंदर और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे पास में 2020 के अंदर। ठीक है, ऐसे करके 3 NEP जो है, 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे पास में आ चुकी है। अभी तक 3 NEPs है हमारे पास में। तो अभी हम आज की क्लास में NEP 1968 को देखेंगे, फिर इसके कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो हमसे एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम 1986 जो है उस वाली NEP को देखेंगे और फिर उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड देन बाद में हम 2020 वाली NEP को भी देखेंगे, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे, उसके भी जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अभी हम शुरू करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ठीक है, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो मैं पहले आपको इंग्लिश में समझा दूंगी, फिर मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1968 was इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, जो कि आई थी आपकी 1964 से 66 के अंदर। इट एम्ड एट प्रमोटिंग नेशनल प्रोग्रेस, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंटीग्रेशन वाइल ensuring education was directed towards economic and social development। क्या बोला है यहाँ पे, इतना सारा कुछ इंग्लिश में बोल दिया है, हिंदी में पढ़ के समझाती हूँ। 1968 की जो राष्ट्र नीति है उसको हम देखते हैं। तो जो आपकी 1968 की जो राष्ट्र नीति है भारत की पहली शिक्षा नीति है, यानी कि सबसे पहली बार जो हमारे है ना देश में कोई अगर शिक्षा नीति आई थी वो कौन सी थी, आपकी 1968 के अंदर आई थी। ठीक है, ये हमारी भारत की पहली शिक्षा नीति थी जो कि निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई थी। सबसे पहले तो कोठारी आयोग 1964 से 66 के अंदर जो कोठारी आयोग आपका आया था, कोठारी कमीशन, जिसको हमने अच्छे से कवर किया था, उस कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पे जो 1968 की पॉलिसी जो है वो आपकी आई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देना था, है ना, राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देना था और एक को बढ़ावा देने, आम नागरिकों की भावना और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना, साथ ही शिक्षा सुनिश्चित करना था। ठीक है, और है ना आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर भी ध्यान देना था इस एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि NEP 1968 जो है वो हमारे देश की पहली आपकी शिक्षा नीति थी जो कि कोठारी आयोग की सिफारिश पे आई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि NEP 68 जो है 1968 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी सिफारिश पे आई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, तो कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन पे आई थी आपकी 1968 वाली पॉलिसी। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि हमको क्या करना है, एजुकेशन को हमको प्रमोट करना है, साथ ही साथ हमको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे भी काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उद्देश्य क्या थे आपके 1968 वाली पॉलिसी के। तो इसका पहला उद्देश्य था टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ इक्वल क्वालिटी टू ऑल, यानी कि सभी को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। भाई जितने भी बच्चे हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी से बहना बिलोंग करते हैं, कोई भी लेवल के बच्चे हैं, सभी लोगों को हमको इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ये इसका उद्देश्य था। दूसरा, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसको भी हमको प्रमोट करना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को भी हमको बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एम्फसाइज मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, जो आपकी नैतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं उनको भी हमको बढ़ाना है, उस पर भी हमको जोर देना है, ये भी उसका उद्देश्य था। ठीक है, फिर था रिमूव डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो डिस्पैरिटीज जो है, डिस्पैरिटीज यानी कि असमानताएं जो आपके एजुकेशन में देखने को मिल रही है उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। शिक्षा में जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को हमको दूर करना है। फिर क्या बोला है आगे, टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू हमको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है, शिक्षा के माध्यम से उत्पादकता को हमको बढ़ावा देना है और राष्ट्रीय पहचान और एकता को हमको मजबूत करना है, यानी कि स्ट्रेंथन द नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी। ठीक है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे 1968 वाली पॉलिसी के कि हमको है ना इक्वल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, साइंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, सोशल मॉरल वैल्यूज जो हैं, जो हमारी नैतिक मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाना है, हमारे जो एजुकेशन में जो असमानताएं हैं, डिस्पैरिटीज है उनको हमको हटाना है, एजुकेशन के थ्रू हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ ही साथ नेशन की आइडेंटिटी और यूनिटी को भी हमको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे 1968 वाली पॉलिसी के।
अब इसने कुछ की रिकमेंडेशन दी है, ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन कौन से सुझाव, कौन कौन से रिकमेंडेशन जो है इस 1968 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दिए थे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, 4 कथन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन से सुझाव जो है वो 1968 वाली पॉलिसी ने दिए, या फिर 4 कथन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा सुझाव जो है वो 2020 वाली एनईपी ने दिए थे। तो जितने भी रिकमेंडेशन जो है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो तो हमको पता होने ही चाहिए तीनों एजुकेशन पॉलिसीज के। ठीक है, सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करी थी 1968 वाली पॉलिसी ने, यानी कि एंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, इंक्रीज स्कूल फैसिलिटीज पर्टिकुलरली इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो हमको बच्चों को प्रदान करनी है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमको बच्चों को देनी है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना है। 14 साल तक के बच्चे जितने भी हैं उनको सबको हमको कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन देनी है, यानी कि उनके लिए ना कोई फीस लेनी है हमको, और साथ ही साथ कंपलसरी भी उस एजुकेशन को करना है, यानी कि जितने भी 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उन सबके पेरेंट्स को, गार्जियंस को ये हमको बोलना है कि उनको सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एजुकेशन देना फ्री तो है ही है, साथ ही साथ कंपलसरी भी है 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये सबसे पहला सुझाव था। फिर क्या कहा था, स्कूल सुविधा में वृद्धि करनी है हमको, विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में। भाई जो आपके ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र है, जो आपके बैकवर्ड एरियाज हैं, जो आपके रूरल एरियाज है, वहां पे हमको क्या करना है, स्कूल में जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह होती है उसको ढंग से करना है, उसको सुधारना है, उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, स्कूल में जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो भी आपके ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, जो भी बैठने की आपकी चेयर्स टेबल वगैरह होती है, वॉशरूम्स होते हैं, या जो भी फैसिलिटीज आपके स्कूल के अंदर होती है, उन सारी फैसिलिटीज को हमको इंक्रीज करना है और इंप्रूव करना है। और वो भी स्पेशली जो आपके बैकवर्ड एरियाज है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आपके बैकवर्ड एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर तो हमको ज्यादा फोकस करना है इन सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सुझाव क्या बोला था, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। एजुकेशन फैसिलिटीज को हमको क्या करना है, उसका विस्तार करना है, उसको एक्सपेंड करना है, यानी कि एक्सपेंड एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आपके एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है और इंक्रीज करना है। रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो है आपका, उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हमको क्या करना है, ड्रॉप आउट रेट के स्तर को कम करना है, उसमें रिडक्शन करना है। अब ड्रॉप आउट क्या होते हैं, बच्चे जो है वो एडमिशन है ना, मतलब छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, तो वो पढ़ाई करना वो जो ड्रॉप कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या फिर है ना अपनी पढ़ाई कुछ सालों तक कर ली, उसके बाद में फिर उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो वो जो उन्होंने बीच में वो जो गैप लिया है, वो जो ड्रॉप आउट है, उस रेट को हमको क्या करना है, उस ड्रॉप आउट लेवल को हमको रिड्यूस करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जगानी है, जागरूकता जगानी है पढ़ाई को लेकर। फिर आगे बोला है एनकरेज अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेरी प्रोग्राम। हमको अडल्ट एजुकेशन को भी आगे बढ़ावा देना है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है पढ़ के बता देती हूँ एक बार। शिक्षा सुविधा का विस्तार हमको करना है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का हमको विकास करना है, विस्तार करना है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने का जो दर है, स्कूल छोड़ देते हैं ना बच्चे, उसको ही हम बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। तो वो जो स्कूल छोड़ने का जो दर है, यानी कि वो जो रेट है ड्रॉप आउट करने की, उसमें हमको क्या करना है, गिरावट पैदा करनी है, उसमें हमको कमी करनी है, उसको रिड्यूस हमको करना है। ठीक है, और बोला है कि वयस्क शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन में अडल्ट एजुकेशन और साक्षरता कार्यक्रम को हमको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन दी थी। और नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन आती है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो हमको सभी तरीके के बच्चों के लिए इक्वल करनी है, सभी को समान एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है, शिक्षा के अवसर जो है वो हमको सभी लोगों को समान रूप से देने हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि स्पेशल फोकस ऑन एजुकेटिंग विमेन्स, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो भी आपके पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, या फिर आपके वो विमेन्स हो सकती है, आपके एससी कास्ट के लोग हो सकते हैं, एसटी कास्ट के लोग हो सकते हैं, इन सभी तक हमको एजुकेशन को पहुंचानी है और एजुकेशन के अवसर जो है वो हमको समान करने हैं सभी तरीके के लोगों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो तो अपनी पढ़ाई लिखाई आराम से अच्छे से बड़ी स्कूल में कर पा रहा है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हो सकती है, चाहे वो आपके एससी एसटी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, उनको शिक्षा का अवसर ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षा जो है वो सबके लिए इक्वल यानी कि समान रूप से हमको शिक्षा का प्रदान जो है वो सारी कैटेगरीज में करना है। ठीक है,
तो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करी गई थी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करनी। महिलाओं को भी हमको है ना अवेयर करना है कि भाई जो लेडीज है, जो विमेन्स है, वो भी एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो भी शिक्षा ले। साथ ही साथ जो आपके अनुसूचित जातियां होती है ना, अनुसूचित जो जनजातियां होती है, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके अंदर भी हमको शिक्षा को लेकर एक जागरूकता पैदा करनी है, अवेयरनेस पैदा करनी है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? स्कॉलरशिप्स देनी है। जो भी है ना बच्चे होते हैं वो एक तो पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते कि उनके है ना पास में इतनी फाइनेंशियल है ना असिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके पास में इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होता है। तो उसको, उस भार को कम करने के लिए, उस बर्डन को कम करने के लिए स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम जो है वो चलाने चाहिए। हॉस्टल में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, हमको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना है। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ ही समय तक पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं और पैसे की वजह से पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, उन सभी बच्चों को हमको क्या करना है? फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करना है। पैसों की आर्थिक रूप से हमको मदद करनी है ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ये सारे सुझाव जो है 1968 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए थे। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 लैंग्वेज फार्मूला। इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दिया था। तो 1968 वाली जो पॉलिसी है उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी थी। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या? तो ये जो आपकी पॉलिसी है इसने कहा कि हमको हिंदी और नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना है, साथ ही साथ जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हमको उसको भी प्रमोट करना है। हमको इंग्लिश को और आपकी जो भी है ना फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, हमको उसको भी प्रमोट करना है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं की बात करी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस की बात करी है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आपकी मदर टंग और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है ये आपको है ना आनी चाहिए। आप इसके अंदर अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, आपकी मदर टंग में, मातृभाषा में, और आपकी क्षेत्रीय भाषा, आपकी रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हो। या फिर सेकंड लैंग्वेज इन्होंने बात करी हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। और थर्ड लैंग्वेज इन्होंने बोला है कोई भी आपकी मॉडर्न लैंग्वेज या फिर कोई भी आपकी फॉरेन लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है बच्चे की पढ़ाई में। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई में 3 लैंग्वेज फार्मूला का हमको यूज करना है, जहाँ पे आप बच्चे को या तो उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ या फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उसमें पढ़ाओ, या फिर बच्चा हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक भाषा को चूज कर सकता है। ठीक है, या फिर बच्चा कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। ये तीनों लैंग्वेजेस आती है आपकी 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर। और ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो बताई गई है 1968 वाली पॉलिसी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, एक हो जाएगी आपकी फॉरेन लैंग्वेज और एक हो जाएगी आपकी मातृभाषा या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा यानी कि मदर टंग या फिर आपकी लोकल और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, अब हिंदी में क्या बोला है इसको देख लेते हैं एक बार। आपकी त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो 1968 वाली पॉलिसी ने दिया है, जहां पे इन्होंने बोला है कि हमको इंग्लिश को बढ़ावा देना है, हमको हिंदी को बढ़ावा देना है, हमको मातृभाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा जो है उसको बढ़ावा देना है, अंग्रेजी को भी हमको क्या करना है, आगे प्रमोट करना है, उसको भी हमको बढ़ावा देना है। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया है इन्होंने? कहा है कि सबसे प्रथम भाषा तो रहेगी आपकी मातृभाषा और आपकी क्षेत्रीय भाषा यानी कि मदर टंग और आपकी रीजनल लैंग्वेज। दूसरी भाषा में इन्होंने कहा है कि हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक हो सकती है। और तीसरी भाषा में इन्होंने कहा है कि कोई भी आपकी आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि जो आपकी वेस्टर्न है ना जो लैंग्वेज होती है, कोई आपकी फॉरेन लैंग्वेज जो होती है उसको इन्होंने ऐड करा है तीसरी भाषा में। ठीक है, तो ये तीनों ही लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है वो इस पॉलिसी ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सुझाव दिए हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी इस एजुकेशन पॉलिसी ने सुझाव दिए हैं कि हमको क्या करना है, इंट्रोड्यूस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एट ऑल लेवल। जितने भी स्तर है वहां पे सब में हमको साइंस और टेक्नोलॉजी की जो भी शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, और हमको रिसर्च को और इनोवेशन को भी प्रमोट करना है, यानी कि रिसर्च जो है, रिसर्च की फील्ड को भी हमको प्रमोट करना है और है ना इनोवेशंस को हमको प्रमोट करना है। साथ ही साथ वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो होती है हमको उसको भी आगे प्रमोट करना है, उसको अंदर भी हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है बच्चों को। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। कहा है कि सभी स्तरों पर वैज्ञानिक
वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा जो है वो लागू होनी चाहिए, यानी कि टेक्निकल है ना एजुकेशन जो है वो हमको बच्चों को देनी है। साथ ही साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को हमको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, विज्ञान जैसे क्षेत्र में हमको रिसर्च को, अनुसंधान को आगे बढ़ाना है और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना है। हमको बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है, हमको बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रदान करनी है, क्योंकि सारे ही बच्चे जो है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो जो नहीं बन सकते हैं फिर वो क्या करेंगे अपनी लाइफ में, वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। तो उनको हमको व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से नए नए कौशल सिखाने हैं, नई नई स्किल्स सिखानी है, ताकि कुछ भी करके वो अपना जीवन तो यापन कर सके, कुछ भी करके वो पैसे कमा सके, अपनी लाइफ में सर्वाइवल जो है वो कर सके, ढंग से सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो हमको उनको तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देनी है, वैज्ञानिक ज्ञान देना है, हमको है ना अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। ये सारी बातें जो है इस पॉलिसी ने करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करिए। मैंने बता ही दिया, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान हमको बच्चे को देना है, व्यावसायिक शिक्षा को हमको आगे प्रमोट करना है। और ये कहा गया है कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो क्लास 8th से ही शुरू हो जाना चाहिए, 8वीं कक्षा से ही शुरू हो जाना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, आगे बोला है टीचर एजुकेशन एंड स्टेटस। अब टीचर एजुकेशन के लिए यानी कि आपकी जो है ना शिक्षक शिक्षा है, उसमें क्या सुझाव दिए हैं, उसमें सुझाव दिए हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमको इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी हम शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं उसमें हमको सुधार करनी है और इम्प्रूवमेंट करनी है। बेटर पे एंड वर्किंग कंडीशंस देनी है टीचर्स को, यानी कि जो भी आपके शिक्षक हैं उनको तनख्वाह भी हमको ढंग से देनी है। ये माना जाता है कि टीचिंग एक इतना नोबल प्रोफेशन है, सबसे अच्छा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग को माना जाता है, लेकिन टीचिंग में सबसे कम तनख्वाह जो है वो मिलती है। ठीक है, तो इस जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है 1968 वाली, इसने कहा था कि भाई टीचर्स को तनख्वाह भी थोड़ी ढंग से प्रदान करो, यानी कि थोड़ा सा बेटर पेमेंट जो है वो उनको दो। साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन यानी कि काम वाम करने का अच्छा माहौल भी टीचर्स को देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो शिक्षक शिक्षा के लिए सुझाव दिए हैं इस पॉलिसी ने। शिक्षक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए हैं वो हम देखते हैं। कार्य अनुभव के बारे में मैंने बता ही दिया, व्यावसायिक शिक्षा जो है वो 8वीं कक्षा के बाद से आपकी लागू हो जाएगी, ये है ना सुझाव दिए थे। और शिक्षक शिक्षा के लिए क्या कहा है, शिक्षक परीक्षण जो कार्यक्रम जो है उसमें सुधार करने हैं और शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन होना चाहिए, कार्य स्थितियां होनी चाहिए, विभिन्न स्तरों पर शिक्षक परीक्षण संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उसका हमको इस्टेब्लिशमेंट करना है, ताकि टीचर्स को हम अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो प्रदान कर सकें। ठीक है, आगे और क्या बोले हैं, मॉरल एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात करिए कि हमको मॉरल एजुकेशन जो आपकी है ना मूल्य शिक्षा जो होती है, मूल्य शिक्षा जो होती है, मॉरल एजुकेशन जो होती है, वैल्यू एजुकेशन जो होती है, हमको उसको बढ़ावा देना है। आगे हायर एजुकेशन में भी हमको डेवलपमेंट करना है। हायर एजुकेशन में हमको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, रिसर्च फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ है ना हमको ऑटोनॉमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को क्रिएट करना है। ठीक है, हमको इस्टेब्लिश करनी है एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को हमको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो है ना क्या बोला था यहाँ पे हायर एजुकेशन में क्या बात हुई है, हायर एजुकेशन में बात हुई है कि उच्च शिक्षा में बात हुई है कि बेहतर बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में सुविधाएं प्रदान करनी है। शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए स्वायत्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण करना है, यानी कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हमको बनानी है। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज क्या होती है, प्रीवियस वीडियोस देखिए तो इस वर्ड का मतलब आपको पता होगा, बार बार सेम चीज मैं रिपीट नहीं करूंगी क्लासेस में। ठीक है, फिर अधिक कृषि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और है ना जो आपकी है ना इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि वाले जो विश्वविद्यालय है, यानी कि एग्रीकल्चर और है ना मेडिकल, इंजीनियरिंग वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी है ना इंस्टीट्यूशन है, हमको उसको भी क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, हायर एजुकेशन में ये सारी बातें कही है, ये सारे सुझाव जो है वो दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कहा है उसको देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा है कि एनकरेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस व्हाइल इंश्योरिंग दे फॉलो रेगुलेशंस, प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बात कही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, समाज में ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही होंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो सरकार ने बनाए हैं उनके आधार पर ही अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाएंगे, अपनी मनमर्जी से कुछ भी अपने कानून नियम नहीं बना सकते हैं। ठीक है भाई, अपने निजी संस्थान आप चलाओ, अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटीज सब चलाओ आप, लेकिन उसको फॉलो कैसे करोगे, जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने रूल्स रेगुलेशंस निकाले हुए हैं उसके आधार पे आप अपने निजी संस्थान जो है उसको चला सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये सुझाव दिए हैं। अब एक आपका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, एजुकेशनल फाइनेंस को लेकर। ये काफी बार आपसे एग्जाम में है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत हमको एजुकेशन के ऊपर है ना लगाना है हमारी जीडीपी का,
1968 वाली पॉलिसी ने कितना प्रतिशत हमारी जीडीपी का एजुकेशन पे लगाने की बात कही है, तो 6% हमको हमारी जीडीपी का, जीडीपी क्या होती है उसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताना, हमको हमारी जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर के ऊपर लगाना है। ठीक है, अभी तक भी हम हमारी एजुकेशन पे हमारी जीडीपी का 6% नहीं लगाते हैं। तो ये तो बात थी कब की, 1968 के अंदर ये पॉलिसी आई थी जिसने सुझाव दिए थे कि हमको हमारी जितनी भी जीडीपी हो रही है उसका 6% तो कम से कम शिक्षा के ऊपर लगाओ, 6% तो कम से कम एजुकेशन पर लगाओ। तो ये बात हुई थी। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितना प्रतिशत जीडीपी का हमको है ना एजुकेशन पे लगाना है, 4, 5, 6, 7 ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 6% लगाना है। ठीक है, इसके बाद में आपकी आई थी पॉलिसी 1986, है ना, 1968 वाली पॉलिसी आई थी एक तो आपकी सबसे पहले, फिर एक आई थी आपकी 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपकी राजीव गांधी जी के टाइम पे आई थी। ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने भी यही सेम बात कही थी कि भाई हमको हमारी जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर लगाना है, शिक्षा के ऊपर लगाना है। ठीक है, इससे पहले अभी जो हम पढ़ रहे हैं 1968 वाली पॉलिसी जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, इन्होंने भी यही बात कही थी कि भाई 6% तो कम से कम आप शिक्षा के ऊपर लगाओ अपनी जीडीपी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा एनईपी 1968 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो आई थी उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो इंक्रीज लिटरेसी रेट इन इंडिया, इंडिया में जो लिटरेसी रेट है उसमें वृद्धि हमको देखने को मिली। साथ ही साथ स्ट्रेंथन्ड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन जो है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा जो है उसमें भी हमको एक अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। इंप्रूव टीचर ट्रेनिंग स्टेटस, टीचर्स ट्रेनिंग जो है उसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, टीचर्स के स्टेटस में हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ हमको देखने को मिला। स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी और कल्चरल इंटीग्रेशन में हमने और ज्यादा है ना स्ट्रेंथननेस जो है वो देखी है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन का और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है और ज्यादा विस्तार हुआ है। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। 1968 वाली जो आपकी एनईपी है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत में साक्षरता दर जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में हमको वृद्धि देखने को मिली। शिक्षक प्रशिक्षण एवं है ना जो आपकी टीचिंग की जो स्थितियां होती है, जो स्टेटस होता है उसमें हमको सुधार देखने को मिला। शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा का विकास देखने को मिला। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकीकरण में हमको मजबूतनेस जो है वो मजबूती जो है वो हमको देखने को मिली है। और देश भर में उच्च शिक्षा के संस्थानों में हमको विस्तार जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो भी मैंने पढ़ाया है उसका समअप करके मैं एक डायग्राम में लेकर आई हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के सुझाव कौन कौन से थे। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है, लैंग्वेज में इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करी है जो मैंने बता ही दिया है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, फिर इन्होंने इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करी कि सभी को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है, शिक्षा के अवसर जो है वो हमको समान देने हैं, चाहे वो आपकी एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, चाहे वो वुमेन्स है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, सभी को समानता है ना, समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा के, एजुकेशन के। ठीक है, आगे हमने देखा कि इसने सुझाव कराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमको आगे बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है, उसमें हमको वृद्धि जो है वो लेकर आनी है, डेवलपमेंट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, फिर वर्क एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग हमको बच्चों को प्रदान करनी है ताकि वो कोई कौशल को सीख सके, किसी ना किसी स्किल को वो सीख सके। ठीक है, फिर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करिए कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमको स्थापित करने हैं। टीचर्स को जो वेतन मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, उसमें हमको इंप्रूवमेंट करना है। टीचर्स की क्वालिफिकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट लाने की बातें के सुझाव दिए हैं। ठीक है, आगे फिर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में क्या कहा है कि हायर एजुकेशन में हमको रिसर्च यानी कि अनुसंधान को बढ़ाना है ना, अनुसंधान को हमको आगे बढ़ाना है। हमको ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज एंड जो आपके कॉलेजेस जो है उनको है ना, उनको स्थापित करना है। ठीक है, हमको नए नए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की स्थापना करनी है। ये सारी बातें जो है वो हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर करी है। फिर करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक में क्या कहा है, हाई क्वालिटी नेशनल टेक्स्ट बुक वर टू बी डेवलप टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री। यानी कि किताबों के लिए क्या कहा है, करिकुलम यानी कि आपके सिलेबस के लिए क्या कहा है कि सिलेबस
जो टेक्स्ट बुक होती है, जो करिकुलम होते हैं, जो किताबें वगैरह होती है, वो हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रदान करनी है बच्चों को, ताकि वो उससे ढंग से अच्छे एक है ना स्टैंडर्ड लेवल की एजुकेशन उनको मिल सके। ठीक है, एजुकेशन स्ट्रक्चर के लिए क्या कहा है, ये भी एक है ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा एजुकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करता था आपके 1986 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम की बात करी है। ठीक है, अभी जो आपकी NEP 2020 आई है उसने इस स्ट्रक्चर को रिमूव करके 5+3 है ना, 5+3+3+3 का स्ट्रक्चर कहा है कि हमको एजुकेशन में 5+3+3 का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लेकिन NEP 1968 जो है वो 10+2+3 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती थी। अब ये 10+2+3 का स्ट्रक्चर क्या है, 10 तो हो जाएगी आपकी जो भी आपकी है ना 1st to 10th क्लास जो है वो आपकी आ जाएगी इस 10 के अंदर। ठीक है, फिर ये 2 में क्या आएगी, 2 में आएगी आपकी एक तो 11th क्लास और एक आ जाएगी आपकी 12th क्लास। ठीक है, 11th और 12th क्लास आ जाएगी आपकी 2 के अंदर। और फिर इस 3 में क्या आएगी, आपकी जो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है वो आ जाएगी आपकी इस 3 के अंदर। तो ऐसे मिला के ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बना है 10+2+3, यानी कि एक तो आपके 10 के अंदर आ रहा है 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक, फिर 2 में आ जाएगा आपका 11th एंड 12th क्लास, और फिर ये 3 में आ जाएगी आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन। ठीक है, तो 10+2+3 का ये मतलब है। अब NEP 2020 में हमने इस स्ट्रक्चर को बदल के हमने लेकर आ गए हैं 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको पढ़ेंगे जब हम NEP 2020 पढ़ेंगे, उस टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे क्या सुझाव दिए थे, पब्लिक एंड प्राइवेट है ना पार्टनरशिप के बारे में बात करी थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो ढंग से फॉलो करे, ऐसे निजी संस्थान जो है वो होने चाहिए। साथ ही साथ अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड लिटरेसी को भी हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। लिटरेसी रेट जो है उसको हमको इम्प्रूव करना है, इलिटरेसी को हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, ये सारे सुझाव, ये सारे रिकमेंडेशन जो है वो 1968 वाली पॉलिसी ने दिए थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके है ना रिकमेंडेशन वगैरह थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। 3 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखी हमने, एक तो हमने देखी 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक हमने यहाँ पे देखा है 10+2+3 वाला एजुकेशन स्ट्रक्चर, और एक हमने देखा था कि जो 1968 वाली पॉलिसी है उसने क्या कहा है कि हमको GDP का 6% जो है वो हमारी एजुकेशन पे लगाना है। ठीक है, ये तीनों तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आपको ढंग से इसको याद कर लेना है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो ये 3 आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जहाँ पे हमने 1968 वाली पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से कवर करा है। सारे उसके रिकमेंडेशंस देख ली, सारे सुझाव देख ली, सारे उद्देश्य देख लिए, उनका क्या फिर है ना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी सब कुछ हमने डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया आज की क्लास में। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको अगर सब कुछ अच्छा लगे, क्लास अगर आपको अच्छी लगे, सब कुछ समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपका कोई भी सजेशन है कि मैडम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आओ, या फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आपका सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम 1968 वाली पॉलिसी के MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा आज की क्लास में उससे कैसे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने भी अगर वो ये वीडियो को मिस कर दिया है, अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को ढंग से देख लेना, क्योंकि इसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस की है ना मतलब MCQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।